तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं लहासा की ओर। पहले हम करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर, फिर इसके अंदर करेंगे बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे अतिरिक्त प्रश्न उत्तर बनते हैं, और उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू। तो देखिए, पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो बेटा क्या रीजन था उसका कि भाई थोंगला के जब पहले लेखक आखिरी गांव में पहुंचे तो वहां भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को उचित स्थान मिल गया था, क्यों? क्योंकि लेखक के साथ मंगोल भिक्षु सुमति था, जिनकी वहाँ अच्छी जान पहचान थी। श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध किया हुआ था, परंतु 5 साल बाद वह भद्र वेश में घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से आए तो लोगों ने उसे लुटेरा होने की आशंका से ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं दिया। ठीक है, तो बेटा उचित स्थान न मिलने का कारण क्या था कि भाई वो लेखक भले ही भद्र वेश में था, लेकिन वहाँ उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून में रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। यानी कि तिब्बत में बेटा हथियार का कोई कानून नहीं था, तो यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो बेटा उस समय जो डांडा था थोंगला 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक खतरनाक क्षेत्र था। यहाँ हथियार का कानून नहीं था। यहाँ रहने वाले डाकू क्या करते थे, पहले लोगों की हत्या करके या तो उनको कहीं फेंक देते थे, या फिर क्या करते थे कि भी सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर पैसा भी खर्च नहीं करती थी, तो वहाँ पर बेटा पुलिस का कोई खास प्रबंध भी नहीं था। उस निर्जन क्षेत्र में कोई गवाह भी उपलब्ध नहीं हो पाता था, यानी कि बेटा कोई किसी की गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होता था। अतः उस क्षेत्र में यात्रियों को डाकुओं के चंगुल में फंसकर मृत्यु का भय बना रहता था। क्या करते थे लोग कि भी जैसे घरों में लाठियां रखते हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र के लोग घरों में हथियार रखते थे, और वो क्या करते थे कि भी वहाँ पर लोगों की जो आवाजाही थी वो बहुत कम थी, क्यों? क्योंकि वो निर्जन क्षेत्र था। तो लोग क्या करते थे कि भी पहले व्यक्ति को मारते थे, उसके बाद फिर उसकी तलाशी लेते थे और उनके साथ लूटपाट भी करते थे। नेक्स्ट कहता है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। किस कारण पिछड़ गया था बेटा? एक तो जो लंकोर था वो पहाड़ी क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र के ऊपर चढ़ाई करके जाना होता था। ठीक है, तो लेखक का घोड़ा बेटा चढ़ाई करते हुए थक गया था, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा कि भी वह अपने घोड़े पर बैठा डॉन किविस्तो की तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, यानी कि पहले वो ठीक ठाक आगे चल रहा था, आगे क्या हुआ कि भाई वो एक ऐसे मार्ग पर चला गया जहाँ से 2 रास्ते निकल रहे थे। तो वो क्या किया उसने कि भाई वो जाना था दूसरे रास्ते पर, लेकिन वो दूसरे रास्ते पर लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे निकल गया था। तब उसने क्या किया कि भाई वहाँ लोगों से पूछा, तो उसको एहसास हुआ कि भाई शायद वो गलत रास्ते पर आ गया है, तो इसीलिए वो मार्ग में पिछड़ गया था। नेक्स्ट कहता है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो बेटा क्यों नहीं किया कि भाई जैसे सुमति था तो वो यजमानों के पास क्या करता था, लोगों को धागा वगैरह देने का काम करता था। तो बेटा क्या कहता है कि भाई जो सुमति था वो अपने यजमानों के यहाँ हफ्ता भर रुक जाता था। लेखक इतने दिनों के ठहराव के कारण उसे यजमान के यहाँ जाने से रोकता है, क्यों? क्योंकि वो वहाँ चला गया तो वो उसको रुकने में टाइम लग जाएगा और उनका ज़्यादा समय बर्बाद हो सकता है। परंतु शेखर विहार में यात्रा का मकसद पूरा हो गया था। शेखर विहार में पहुंचकर लेखक एक मनोहर मंदिर में कंजूर पढ़ने में व्यस्त हो गया। जब वो मंदिर में गए तो बेटा वहाँ कंजूर की पोथियाँ रखी हुई थी, और उन पोथियों को देखकर लेखक के मन में उनको पढ़ने की लालसा जग गई थी, और वो पढ़ते पढ़ते उन पोथियों में खो गया था।
वहाँ एक एक पोथी लगभग 15-15 शेर की थी और 103 पोथियाँ थी। लेखक उनको पढ़ने से वंचित नहीं रहना चाहता था, तो इसलिए सुमति के द्वारा यजमानों के यहाँ जाने के लिए पूछे जाने पर लेखक ने सुमति को क्या किया कि भाई अनुमति दे दी, उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट कहता है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट बेटा क्या था कि भी जो भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, तो लेखक ने क्या किया कि भी एक भिक्षु का वेश धारण कर लिया और लहासा की ओर जाने वाले ऊंचे रास्तों पर चलना पड़ा। तिब्बत की जो कड़ी धूप थी वो भी उसको सहन करनी पड़ी और बर्फ की ठंड का भी सामना करना पड़ा, और साथ में क्या करना पड़ा, उसे अपना सामान भी खुद ही उठाना पड़ा। नेक्स्ट कहता है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो बेटा कैसा था उस समय का तिब्बती समाज कि भाई वहाँ सभ्य एवं समर्पित समाज था। जाति पाति छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं थी। औरतों के लिए पर्दा करने जैसा कोई बंधन भी नहीं था। कानून व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग खुले में हथियार लेकर के घूमते थे, किसी का खून करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। और जो जागीरदार थे वो स्वयं खेती करते थे। रोजगार न होने के कारण क्या था, वहाँ पे मजदूर भी सस्ते में मिल जाते थे। नेक्स्ट हमारे आते हैं बेटा अतिरिक्त प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्न के अंदर फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेपाल तिब्बत मार्ग की विशेषताएं बताइए। तो बेटा क्या था, एक तो वो व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। यानी कि पहले वो रास्ता बेटा व्यापार करने के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब वो ही सैनिक रास्ता भी बन गया था। इस मार्ग से ही नेपाल और हिंदुस्तान की चीज़ें तिब्बत आया जाया करती थी। सैनिक मार्ग होने के कारण क्या था, जगह जगह चौकियां बनी हुई थी, किले बने हुए थे जिसमें चीनी सेना ठहरा करती थी। आजकल बहुत से जो फौजी मकान थे वो गिर चुके थे और कई के जो किले थे बेटा वो कई भागों में किसानों ने उनमें अपना बसेरा डाल लिया था। नेक्स्ट कहता है, लेखक के अनुसार तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन सी आरामदायक सुविधाएं हैं। तिब्बत में बेटा क्या है, एक तो छुआछूत नहीं है, जाति पाति भी नहीं है, औरत पर्दा भी नहीं करती। तो भले ही आप अपरिचित हों तब भी जो घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं वह आपके लिए उसे पका देगी। और निम्न श्रेणी के भीखमंगों को छोड़कर कोई भी अगर अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर आ जा सकता था। नेक्स्ट कहता है, तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस खतरे का सामना करना पड़ता था। क्या सामना करना पड़ता था बेटा, वहाँ के लोग थे जो वो खुले में हथियार लेकर के घूमते थे और निर्जन और वीरान जगह पर वो जगह थी। तो बेटा ऐसी निर्जन और वीरान जगह पर क्या था, डाकुओं का खतरा मंडराता रहता था, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का भी कोई खास प्रबंध नहीं था। वे यात्रियों को लूटने से पहले मार दिया करते थे, तो मौत से भी उनको गुजरना पड़ सकता था। नेक्स्ट कहता है, तिब्बत में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था का वर्णन करो। यानी कि जो तिब्बत में बेटा जागीरदारी प्रथा है वो कैसी थी। तो कहता है, तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, और जिसके लिए क्या थे बेटा, जो मजदूर थे वो बेगार में भी उसे उपलब्ध हो जाते थे। क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन पर हक उन्हीं का था, तो जो मजदूर थे वो फ्री में भी उनको काम करने के लिए मिल जाते थे। खेती का प्रबंध देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं बेटा एमसीक्यू। एमसीक्यू के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, थोंगला क्या है। तो बेटा ये एक स्थान का नाम है। नेक्स्ट कहता है, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था। तो बेटा सुमति था, या हम उसको मंगोल भिक्षु के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी थी। तो बेटा दांडे थी। कूची कूची का क्या अर्थ है। तो बेटा दया दया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, लेखक किस की तरह अपने घोड़े पर घूमता हुआ जा रहा था। तो बेटा वो आता है दोक्विक्स्तो। ठीक है, दोक्विक्स्तो यानी कि बेटा झूमता हुआ
यानी कि अपनी मस्ती में चलने वाला व्यक्ति था लेखक। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लेखक जहाँ से गलत रास्ते पर चला गया वहाँ कितने रास्ते फूट रहे थे? तो बेटा 2 रास्ते जा रहे थे। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला? बेटा 1.5-2 मील। ठीक है, उसके बाद कहता है मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट कहता है सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले थे? तो बेटा 2। नेक्स्ट कहता है सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? तो बेटा 3 बार कर चुका था। थुक्पा क्या है? तो बेटा ये एक खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट कहता है लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा? तो बेटा सेकर। उसके बाद कहता है सेकर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी? तो बेटा 103 थी। शेखर विहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितना था? तो बेटा 15-15 किलो था। नेक्स्ट कहता है तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती हैं? तो बेटा खोटी। उसके बाद कहता है सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? तो बेटा सामान ढोने वाले को भरिया बोला जाता है। नेक्स्ट कहता है किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा था? नमसे नाम का भिक्षु था। नेक्स्ट कहता है लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका है? तो बेटा लेखक का था। जब सुमति उसके ऊपर चिल्ला रहा था, वो गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसको वहाँ पहुँचने में देरी हो गई थी। ठीक है, तो बेटा ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो बेटा समझ आए तो वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा में मदद मिल सके। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय